में राइट का कंसेप्ट घूम रहा था कि कुछ ऐसे राइट होने चाहिए जो कि कोई उससे छीन ना पाए, और इसी वजह से उसने राजाओं से या मोनार्क से लड़ने के बाद ये तय किया कि वो कुछ अपनी आज़ादी, कुछ अपने अधिकार किसी को भी सरेंडर नहीं करेगा, किसी को भी देगा नहीं। इस वजह से हमने आज़ादी के बाद एक फंडामेंटल राइट का चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, जो कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। और ये हमें ये बताता है कि अगर इसको कानून बना के विधायिका भी छीनना चाहे तो इसको छीन नहीं सकती है, क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो कि लोगों के एक स्पिरिचुअल, मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो इसमें वो बातें जो कि इंसान अपनी पर्सनैलिटी को टू दी फुलेस्ट एक्सटेंट या अपनी व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, तो उसको जो है मतलब विकास करने के लिए उसको लिबर्टी, इक्वलिटी और वो सारे राइट्स चाहिए जो कि फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है। तो यहाँ पर स्टेट कानून बना के भी उसको नहीं छीन सकता है। और मैंने आपको ये बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है कहीं भी डिफ़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किए गए हैं। इसी वजह से हम जो है इनके बारे में जो देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इसको बोला गया है। मैग्ना कार्टा जो है आपको पता है कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट है फंडामेंटल राइट के बारे में या मूल अधिकारों के बारे में, जो कि इंग्लैंड में मतलब इसको बोला गया। इसके बाद में हमने जो है अब जो हम देख रहे हैं वो अमेरिकन कंसेप्ट देख रहे हैं कि वहाँ पे कुछ फंडामेंटल राइट के बारे में कोई हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है या बैकग्राउंड है। तो अमेरिकन वर दी फर्स्ट टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू बिल ऑफ राइट। देखिए, अमेरिकन जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, संवैधानिक परिस्थिति, ठीक है ना, यानी संवैधानिक हैसियत दी फंडामेंटल राइट को। क्योंकि अभी तक जो फंडामेंटल राइट थे वो केवल कह दिए जाते थे या लिख दिए जाते थे, लेकिन उनको संवैधानिक स्थिति नहीं दी जाती थी। और संवैधानिक स्थिति का मतलब होता है कि आपने सबसे इम्पोर्टेंट जो लॉ है देश का, जिसे हम संविधान कहते हैं, उसमें उन बातों को सुनिश्चित कर दिया है, इंश्योर कर दिया है कि ये अधिकार लोगों को दिए जाएंगे। तो अमेरिकन जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया फंडामेंटल राइट को। अब देखिए कैसे दिया। और ये जो डॉक्यूमेंट था जिसमें ये चीज़ें लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। बिल ऑफ राइट्स में फंडामेंटल राइट को संवैधानिक हैसियत दे दी गई। एंड द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक इंस्पायरेशन फ्रॉम देम। जब भारत में संविधान बना तो भारत के संविधान निर्माताओं ने यहाँ से प्रेरणा ली कि साहब हम इसको संविधान की किताब में ही रख देते हैं, ठीक है। तो हमने भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का सीधा सा मतलब है कि हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में रख दिया इसको, और हमने इसको संवैधानिक हैसियत दे दी। और किसी भी चीज़ को अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हैं तो वो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि देश का सबसे बड़ा कानून, सबसे सुप्रीम कानून वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और किसी कानून में किसी राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना अपने आप में एक बड़ी बात होगी। इस वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट का चैप्टर भी रख दिया। तो हमने इंस्पायरेशन कहाँ से ली? अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स से, जो कि मतलब लगभग 500-600 साल पहले बनाए गए थे और संविधान में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। And incorporated a dedicated chapter to the fundamental right. Prior to Magna Carta in England was the first written document which assured English people certain basic right and liberty.
अब देखिए मैग्ना कार्टा से पहले, मैग्ना कार्टा आपको पता है कि इंग्लैंड का डॉक्यूमेंट है और ये फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट था जिसमें फंडामेंटल राइट को इंश्योर किया गया, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। तो ये पहला ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट था जिसमें फंडामेंटल राइट को इंश्योर किया गया और इंग्लिश लोगों को ये बताया गया कि उनके कुछ मूल अधिकार है और कुछ मूल आज़ादी है। मैग्ना कार्टा के द्वारा ये बात बताई गई। अब देखिए इंडिया में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का एक केस है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट फंडामेंटल राइट रिप्रेजेंट द बेसिक वैल्यू cherished by people of India and they protect the dignity of an individual and create condition in which every human being can develop his personality to the fullest extent। तो मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि फंडामेंटल राइट जो हैं वो उन वैल्यूज़ को, उन मूल्यों के बारे में बताते हैं जो लोगों की गरिमा को प्रोटेक्ट करती है और ऐसी जो है परिस्थितियां पैदा करती है जिसमें एक इंसान अपनी व्यक्तित्व को डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है, अपने पूरे जो है सीमा तक अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाए। इसी वजह से फंडामेंटल राइट का चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। तो देखिए ये तो एक मेनका गांधी का केस हुआ। मेनका गांधी के केस के बाद में एक केस और आप देखिए कि एक केस और है, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट हैव टू एस्पेक्ट। फर्स्टली दे एक्ट एज ए फैटर ऑन द प्लेनरी legislative power and secondly they provide condition for the fuller development of the people। तो इस केस में अनएडेड सोसाइटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि फंडामेंटल राइट के दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट हैं। वो एस्पेक्ट क्या है? पहला तो ये है कि वो कानून बनाने वालों की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कि फंडामेंटल राइट को छीनता है या कम करता है। तो दो पहलू हैं। पहला पहलू ये कि कानून बनाने वालों की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं और आप आगे आने वाले चैप्टर में आर्टिकल 13 पढ़ेंगे और 13 क्लॉज 2 में ये बात बताई गई है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट को छीनता है, कम करता है या उसको शून्य घोषित करता है। इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। तो पहली बात तो ये सिद्ध होती है कि फंडामेंटल राइट जो है वो कानून बनाने वाली शक्तियों पर, कानून बनाने वालों पर रोक लगाते हैं कि आप ऐसा कानून नहीं बना सकते जो कि फंडामेंटल राइट को छीन ले, कम कर दे, घटा दे। बढ़ा तो सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकिन घटा नहीं सकते हैं। ये आर्टिकल 13(2) में आप आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद में दूसरा जो पहलू है फंडामेंटल राइट का जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है, दे प्रोवाइड कंडीशन फॉर फुलर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। वो ऐसी शर्तें बताते हैं जहाँ पे कि लोग अपनी व्यक्तित्व का या अपना पूरा विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी तरह की आपको पता है आपका अधिकार छीन लिए जाएं, व्यापार करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ठीक है ना, लोगों के साथ संघ बनाने का अधिकार, यूनियन बनाने का अधिकार, तो आप अपना फुलर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें वो सारी शर्तें दी गई हैं फंडामेंटल राइट में कि एक इंसान अपने व्यक्तित्व का या अपना पूर्ण विकास कर पाए। अगर ये नहीं होंगे तो आदमी अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट पहलू हैं फंडामेंटल राइट के। अब देखिए, द एम ऑफ द इंक्लूजन ऑफ दीज राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोटेक्ट द वैल्यू विच आर इंडिस्पेंसिबल फॉर द इंडिपेंडेंट सोसाइटी। और इन अधिकारों को संविधान में रखने का ये उद्देश्य है
कि हम उन मूल्यों को सुरक्षित करें, संरक्षित करें जो कि एक आज़ाद समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो फंडामेंटल राइट का चैप्टर जोड़ने का एक ऑब्जेक्ट ये है कि हम एक ऐसे इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र या आज़ाद समाज का विकास करें या बनाएं जिसमें कि हम मतलब उनका पूर्ण विकास कर पाएँ। और पीपुल हैव गिवन द गवर्नमेंट द पावर टू रूल ओवर देम। देखिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने गवर्नमेंट से ये कहा है कि आप हमारे ऊपर शासन करो, ठीक है ना। और आप जब मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आपको एक थ्योरी पता लगेगी जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में रूसो, हॉब्स, लॉक वगैरह ने काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ काम किया है। और उनका मानना ये है कि जब इंसान अपनी नेचुरल स्टेज में रहता था, यानी वो जंगल में रहता था, तो उसकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं थी, सेफ़ नहीं थी। और कभी उसको जंगल में जाता था तो जंगली जानवर खा जाते थे, और वो किसी दूसरे कबीले या दूसरे एरिए में जाता था तो वहाँ के लोग उसको मार देते थे। तो इंसान की ज़िंदगी सिक्योर नहीं थी, सेफ़ नहीं थी। और वो जो है मतलब इस कंडीशन में था कि कभी भी उसको मारा जा सकता था। तो उसने इस परिस्थिति से हार के और थकने के बाद ये सोचा कि अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर किया जाए, ताकि कम से कम ज़िंदा तो रहा जाए, क्योंकि पता ही नहीं कि जंगल में जाएगा खाना पीना ढूंढने के लिए तो जंगली जानवर खा लेंगे, किसी दूसरे एरिया में व्यापार करने के लिए जाएगा तो वहाँ के लोग मार सकते हैं। तो उसके जीवन में जो हम आज के ज़माने में ये राइट्स देखते हैं कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, उसकी ज़िंदगी सिक्योर नहीं थी। तो उसने इस कंडीशन में एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक संविदा की, एक एग्रीमेंट किया, किसके साथ? राजा के साथ। और लोगों ने आपस में मिलके पहले तो ये समझौता किया कि हम एक व्यक्ति को राजा बना दे रहे हैं और वो हमारे बीच कोई झगड़ा होगा तो समझौते कराएगा, हमारी रक्षा करेगा, और इसके बदले में हम अपने कुछ अधिकार, अपनी कुछ लिबर्टी उसको दे रहे हैं, अपनी कुछ आज़ादी उसको दे रहे हैं। तो ये थ्योरी कही जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है। ये वो थ्योरी है जो ये बताती है कि हमने अपने अधिकार, कुछ अधिकार राजा को दे दिए या राज्य को दे दिए। राजा बाद में, आज के ज़माने में राज्य ही राजा बोला जाता है। स्टेट को हम पहले राजा होता था जो कि राज्य चलाता था, आज हम स्टेट बोलते हैं। तो वो अधिकार हमने उसको सरेंडर कर दिए, समर्पित कर दिए। तो उस समर्पित करने के बदले में राजा ने मतलब हमसे ये कहा, ठीक है मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। तो ये जो कुछ अधिकार हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, वो अधिकार भी हमने सरेंडर किए या नहीं किए, ये एक क्वेश्चन उठ जाता है कि हमने राजा को कुछ अधिकार दिए। तो अब सवाल ये है कि हमने राजा को अपने फंडामेंटल राइट नहीं दिए, लेकिन कुछ अधिकार दिए कि आप हमारे ऊपर शासन कर सकते हैं, आप हमारे लिए कानून बना सकते हैं। जैसे कि आज के ज़माने में राजा पहले कानून बनाता था और आज के ज़माने में लेजिस्लेचर हमारे लिए कानून बना रही है, क्योंकि हमने एक वायदा किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में कि राजा हमारे लिए कानून बना सकता है। तो अब सवाल ये है कि अब वो हमारे फंडामेंटल राइट को भी छीन सकता है कानून बना के। ये सवाल है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम जो है राजा को अपनी शक्तियाँ दे रहे हैं, अपने राइट्स दे रहे हैं, बट सर्टेन राइट आर केप्ट बियॉन्ड देयर पावर। तो हमने कुछ अधिकारों को राजा की शक्ति से परे रखा या दूर रखा कि ये अधिकार हम आपको नहीं दे रहे हैं। अधिकार तो दे रहे हैं लेकिन अपने फंडामेंटल राइट नहीं दे रहे हैं। बाकी के अधिकार आपको दे सकते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाइए। दूसरे एस्पेक्ट में बनाइए कि मैंने किसी को मारपीट की, ठीक है ना, मेरे एरिया में कोई आया और मैंने कहा मैं तो अपने एरिया का शेर हूँ, मैंने उसे पीट दिया, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आप कानून बनाइए कि अगर मैं किसी को पीटता हूँ तो वो मतलब मेरे लिए जो है
मतलब उसके लिए कानून आप बना सकते हैं कि किसी को पीटता हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी, FIR होगी, ठीक है ना। मैं किसी का पैसा ले लेता हूँ और उसको चुकाता नहीं हूँ तो उसमें मुझे कंपेंसेशन देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। आप इसके ऊपर कानून मत बनाइए कि साहब जो है मेरा बोलने का अधिकार है, मेरा संघ बनाने का अधिकार है, मेरा व्यापार करने का अधिकार है, तो आप इसी को छीनने लगें। तो हमने कुछ अधिकारों को राजा के परव्यू से बाहर रखा। तो सर्टेन राइट आर केप्ट बियॉन्ड द पावर टू एस्टेब्लिश देम एज लीगल प्रिंसिपल टू बी अप्लाइड बाय द कोर्ट। और ये माना कि ये वो सिद्धांत हैं जो कि कानून मतलब इसको कोर्ट में जो है हम अप्लाई कर सकते हैं कि साहब ये अधिकार हमने राजा को नहीं दिए थे। इवन आफ्टर गेटिंग मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रैम्पल अपॉन देम। तो अब सवाल ये है कि मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट है, सरकार चला रही है, मेजोरिटी में है, तो क्या उन अधिकारों को वो छीन सकती है? इधर आइए, इधर बैठिए आप। तो क्या वो इन अधिकारों को छीन सकती है कि अगर कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आ गई तो क्या मूल अधिकारों को छीन सकती है? तो ये कहा कि वेदर ए गवर्नमेंट इन मेजॉरिटी और नॉट, दे कैन नॉट टेक द फंडामेंटल राइट। अब देखिए एक केस और है, AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास। इस बात को स्टेट ऑफ मद्रास AK गोपालन के केस में कह दिया गया कि कोई भी गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी में भी है तो वो फंडामेंटल राइट को नहीं छीन सकती है। अब देखिए M नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड गिवन देम प्रोटेक्शन। तो इसमें ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के अस्तित्व को माना है और सुनिश्चित किया है और उनको प्रोटेक्शन भी दिया है कि अगर फंडामेंटल राइट को कोई छीनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13(2) जैसे कि मैंने आपको ये बताया, ये कह रहा है कि कोई फंडामेंटल राइट को छीनता है तो वो छीनना उसका वॉइड माना जाएगा। वो कोई कानून ऐसा माना ही नहीं जाएगा जो कि फंडामेंटल राइट को छीनने वाला कानून होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इंडिविजुअल पजेस सर्टेन बेसिक ह्यूमन राइट इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन बाय रीज़न ऑफ द फैक्ट दैट दे आर ह्यूमन। तो किसी भी व्यक्ति को कुछ मूल बेसिक अधिकार मिलते हैं, मानवीय अधिकार मिलते हैं, ह्यूमन राइट मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इस वजह से मिलते हैं कि वो एक मानव है, ठीक है ना। एक मानव को मिलने वाले अधिकार जो है वो मानवीय अधिकार होते हैं और मानवीय अधिकारों को हम ये कह सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन राइट्स हैं उनको हम फंडामेंटल राइट कह सकते हैं। अब देखिए एक केस और है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस दरियाव। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट फंडामेंटल राइट आर इंटेंडेड not only to protect individual right but they are based on the high public policy। तो इसमें केवल ये बात की कि केवल व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि ये लोक नीति पर आधारित हैं, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो इस बात पर आधारित है। केवल कुछ लोगों का फ़ायदा हो या एक व्यक्ति का फ़ायदा हो इस बात पे नहीं है, बल्कि पब्लिक पॉलिसी लोक नीति पर आधारित है। तो लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट आर द वेरी एसेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये बताया है कि किसी व्यक्ति की आज़ादी और मूल अधिकारों की संरक्षा या सुरक्षा, ये दो ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि डेमोक्रेसी में आवश्यक हो जाती हैं कि डेमोक्रेसी तभी सुरक्षित रह सकती है जबकि लोगों की आज़ादी बनी रहे और मूल अधिकारों का संरक्षण बना रहे। ये इस केस में कह दिया। अब देखिए अब सवाल ये उठता है कि हमने मेनली 6 तरह के मूल अधिकार ब्रॉड कैटेगरी में
फंडामेंटल राइट के चैप्टर में रखे हैं ब्रॉड कैटेगरी में। तो हम उनको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी है, बराबरी का अधिकार। दूसरा है राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद में जो चौथा काइंड्स है वो रिलीजियस एंड कल्चरल राइट है, रिलीजियस एंड कल्चरल राइट्स। तो कुछ जो अधिकार हैं वो रिलीजन से रिलेटेड हैं और कुछ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की अलग कैटेगरी बना लीजिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है ना, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। और सबसे लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ठीक है ना। ये 6 तरह की ब्रॉड कैटेगरी हैं, यानी विस्तृत जो है हमने वर्ग बना रखे हैं कि सारे अधिकारों को हम इन 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 6 तरह के अधिकार हैं कि समानता, आज़ादी, शोषण, धार्मिक अधिकार, कल्चरल सांस्कृतिक और संवैधानिक उपचार, ये 6 तरह के केवल अधिकार नहीं है, बल्कि 6 तरह के अलावा भी इसमें 1000 से ज़्यादा अधिकार आपको मिल जाएंगे। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है। तो 14 से लेके 18 तक आप समझेंगे केवल 4 अधिकार है, 4 अधिकार नहीं है, बल्कि 14 में भी आपको 20, 25, 30 अधिकार ऐसे दिख जाएंगे कि जो कि बराबरी के अधिकार से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो बराबरी का अधिकार में ही आपको 15 में आपको बहुत सारे अधिकार दिखेंगे, 16 में दिखेंगे, 17 में। तो ये हज़ारों अधिकार इन चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और साफ साफ कुछ भी नहीं लिखा होगा, केवल कुछ सेंटेंस लिखे होंगे, यानी 10-15 वर्ड्स लिखे होंगे, और आप जब उसका मतलब लगाएंगे तो उसी के अंदर हज़ारों अधिकार आपको दिखाई देंगे, हज़ारों अधिकार आपको उसके अंदर दिखाई देंगे, हज़ारों अधिकार कोर्ट ने बताए होंगे कि इसके अंदर छिपी हुई बात ये है। क्योंकि कानून जो है आपको पता है इंटरप्रिटेशन या उसका मतलब लगाने पे बेस्ड होता है। कानून का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने कोई शब्द है तो आप उसको मतलब उसका क्या अर्थ लगाएंगे, उसके कई मीनिंग हो सकते हैं, और आप उस पर एक पूरा मतलब कई अर्थ लगा के उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं या सोसाइटी के फ़ायदे के लिए इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो कानून का मतलब ये होता है कि आर्टिकल 14 में समानता वर्ड लिखा हुआ है, इक्वलिटी वर्ड लिखा हुआ है। तो इक्वलिटी वर्ड का केवल इतना मतलब नहीं है कि सभी को इक्वलिटी या बराबरी होगी, बल्कि इसके डिफरेंट एस्पेक्ट में डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। तो हम इन सारे एस्पेक्ट को मतलब देखेंगे और